बहू, तूने जो किया है वही तू भुगत रही है। सुरेखा जी भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से अंजलि ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि उसने सुबह नाश्ते में पोहे बनाए थे, वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए सुरेखा जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर अंजलि ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। बहुत भूख से परेशान सुरेखा जी अंजलि के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सुरेखा जी का कहना सुनकर अंजलि मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता। उस टेबल पर चने रखे हैं, उसे खाकर पानी पीकर सो जाओ। आज दोपहर को मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाजार जा रही हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर सुरेखा जी का मन उदास हो गया। फिर सुरेखा जी धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। अंजलि गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या? फिर अंजलि किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाल और अचार के साथ चावल एक थाली में परोसकर सुरेखा जी के आगे रख कर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर अंजलि घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तब भी वह खराब हो गए थे, उसमें से गंदी बदबू आ रही थी। सुरेखा जी ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई। उसके बाद किचन और सब बर्तन साफ कर दिए और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। अंजलि ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह सुरेखा जी अपने रूम में बैठी थी। उसका बेटा राजू उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दे दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सुरेखा जी बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद राजू गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में तू शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। सुरेखा जी चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? राजू बोला, माँ, तू आंगन की टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर में ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधाएं तो चाहिए। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? सुरेखा जी शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरिस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राजू बोला, नहीं माँ, उस रूम को हम किराए पर नहीं दे सकते हैं, वह हमने मेहमानों के लिए ही रखा है। तुम तो जानती हो कि अंजलि के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सुरेखा जी सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे के ऊपर आश्रित थी। इसलिए राजू ने जो कहा उस पर सुरेखा जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। इधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तभी वह उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम प्रकाश था। वह एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज अंजलि और राजू सुरेखा जी के साथ कैसा सलूक करते हैं
वह देखा करता था। वह देखकर उसको बुरा लगता था। धीरे धीरे सुरेखा जी प्रकाश को अपने बेटे जैसा मानने लगी। प्रकाश भी आते जाते सुरेखा जी का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। राजू और अंजलि का सुरेखा जी से कुछ लेना देना नहीं था। अंजलि बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सुरेखा जी तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसे घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके पास रहना पड़ता था। कभी कभी सुरेखा जी को बहुत रोना आता था। सुरेखा जी प्रकाश को अपने बेटे की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से ही हुई थी, पर वह ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राजू को उन्होंने घर खर्चे में मदद किया करो ऐसा कहा। यह बातें सुरेखा जी के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे राजू अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे तो राजू पैसे बच जाने चाहिए, इसलिए राजू आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राजू ने उनकी गोलियों औषधि बंद कर दी। पति भी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सुरेखा जी बहुत घबरा गई और वह भाग कर गई और राजू का दरवाज़ा ठोकने लगी। पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। राजू ने कहा, माँ मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। सुरेखा जी पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी स्टीम दे रही थी, पर भगवान को कुछ और ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राजू रोने का नाटक करने लगा तो अंजलि ऐसे रो रही थी कि जैसे उसे इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ सुरेखा जी को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुरेखा जी की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके होंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वह कहना चाहती थी कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। सुरेखा जी के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, राजू ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद अंजलि और राजू का व्यवहार बहुत बदल गया था। सुरेखा जी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन किराएदार प्रकाश उसके पास आया और सुरेखा जी को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर सुरेखा जी की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सुरेखा जी अंजलि राजू के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सुरेखा जी का कहना सुनकर अंजलि बहुत खुश हो गई। राजू ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया,
थोड़ी देर में सुरेखा जी ने उन दोनों के हाव भाव देखे और बोली, राजू, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं, और अंजलि, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन ले। और सुरेखा जी हंसकर बोली, यह बात सच है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से ही कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। यह मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राजू और अंजलि दोनों ही चौंक गए और राजू और अंजलि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने सोचा था कि सुरेखा जी घर छोड़कर चली जाएंगी और वह दोनों खुश रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सुरेखा जी की जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सुरेखा जी का कहना सुनकर राजू गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है। फिर तो घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक यह घर मेरे ही नाम है। सुरेखा जी गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत तड़पाया है। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। राजू घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? सुरेखा जी ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे से संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर। जल्द से जल्द यह घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में वृद्ध लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सुरेखा जी अपने रूम में चली गई। राजू और अंजलि सुरेखा जी को जाते हुए देखते ही रह गए। सुरेखा जी ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। प्रकाश की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। आशा है आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।